हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो देखिए मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर तो बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पार्लियामेंट पढ़ा था और पार्लियामेंट से आने वाले जितने भी आर्टिकल थे उन सभी आर्टिकल के बारे में जाना था। तो हमने उन सभी आर्टिकल को पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाले हैं। और गौर से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के सेशन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। आज से आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। आज की क्लास में पढ़ने वाले हो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप बोलते हो सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले इसको बेसिक से उठाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? तो हम पढ़ते हैं, बात है 1773 की। आपको पढ़ा चुका हूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। और ये लाइन कोई नई नहीं है, आप लोगों को पहले से ये एक्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये भी याद रखोगे, उस समय जजों की संख्या कितनी थी? तो आप याद रखोगे, इस समय, ये भी मैंने आपको जब लिखवाया था, इस समय जजों की जो संख्या थी, जजों की संख्या 3+1 थी, यानी 4 थी। ये भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये लाइन भी आपको पहले पढ़ा चुका हूं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। और इसने काम करना कब स्टार्ट किया था? 1937 में ये कार्यरत हुआ था। ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। गौर से सुने, नाम सुप्रीम कोर्ट है, बाकी उस समय एक फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता था, एक संघीय न्यायालय के रूप में ये काम करता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। 28 जनवरी 1950 को हम पढ़ते हैं, 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। जो आज प्रेजेंट में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, जो आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद बना है, तो ये वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो देखिए, दिल्ली में वैसे तो 1935 में आया था वो फेडरल कोर्ट, लेकिन जो आज वर्तमान में है, आज़ादी के बाद जो बना है, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये पहले राष्ट्रपति भवन में काम करता था। ये पहले राष्ट्रपति भवन में काम करता था, इसीलिए हम पढ़ते हैं 1959 में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ट्रांसफर किया गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले राष्ट्रपति भवन में काम करता था, लेकिन बाद में इसको नई दिल्ली, जो आज प्रेजेंट में आप पिक देखते हो नई दिल्ली में है, वो 1959 में बना था। ये याद रखोगे। अब आपको याद रखना है मूल रूप से, देखिए मैं एक लाइन लिखता हूं, बस इसको समझने की कोशिश करना।
मूल रूप से जजों की संख्या, ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, आज सेकंड बार समझा रहा हूं। मूल रूप से जजों की संख्या, मूल रूप से जजों की संख्या कितनी थी? 7 + 1 यानी कि 8 थी। मूल रूप से जजों की जो संख्या थी ये कितनी थी? 8 थी। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था जहां भी आपके एग्जाम या बुक में मूल रूप हो, इसका मतलब है वो बात कर रहा है उस समय की जिस समय संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ जब ये कोर्ट बना था सुप्रीम, उस समय जजों की संख्या 8 थी। धीरे धीरे करके हर साल ये इंक्रीज की गई है। तो ये इंक्रीज कैसे कैसे हुई है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो मैं स्पेसिफिक नोट में डाल देता हूं ये इंक्रीज कैसे हुई है। तो देखिए यहां मैं नोट में डाल देता हूं धीरे धीरे कैसे ये संख्या इंक्रीज हुई है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ये संख्या 1956 में 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। तो हम पढ़ते हैं 1956 में जजों की संख्या, जजों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी, 10 कर दी गई थी। तो आप याद रखोगे 1956 में ये 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। 1 मिनट। तो हम पढ़ते हैं 1956 में जो ये संख्या थी ये 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1960 में ये 10 से बढ़ाकर 14 कर दी गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1960 में ये 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 14 कर दी गई। तो ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1978 में ये 18 कर दी गई। इसके बाद पढ़ते हैं 1978 में ये संख्या कितनी? 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। 1986 में ये संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई, 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई। तो याद रखेंगे 18 से बढ़ाकर ये 26 कर दी गई, ये भी याद रखोगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं 2005 में ये 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। 2005 में ये 26 से बढ़ाकर 30 + 1 यानी 31 कर दी गई। उसके बाद ये कब बढ़ाई गई है? तो हम पढ़ते हैं 2019 में, वर्तमान में। तो हम पढ़ते हैं 2019 में जो कि आज वर्तमान तक, 2019 से लेके वर्तमान तक ये कितनी है? 30 + 1 से बढ़ाकर ये कितनी कर दी गई? 33 + 1। तो प्रेजेंट का डाटा कौन सा है? ये। तो या तो आप याद रखोगे मूल रूप से 8 या आप याद रखोगे 30 + 1। ये मैंने बीच का डाटा बताया है कैसे कैसे करके किस किस साल ये बढ़ी थी। तो मूल रूप से जजों की संख्या 8 थी और आज प्रेजेंट में 33 + 1। ये 33 + 1 का मतलब क्या है? एक चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ये याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 124। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके आर्टिकल, यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल 124 में हम पढ़ते हैं, भारत का आर्टिकल 124 में क्या लिखा है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सदस्यों की योग्यताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं। कौन सी योग्यता जरूरी है, तो अब गौर से देखिए बोर्ड पे। तो हम पढ़ते हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखेंगे वह किसी लाभ के पद पर ना हो, सॉरी ये जरूरी नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट नंबर 2 पे लिखेंगे उसकी एज के बारे में, वह 65 वर्ष की आयु से कम हो, वह 65 वर्ष की आयु से कम हो, 65 वर्ष की आयु से कम हो, वह 65 वर्ष की आयु से कम हो, वह 65 वर्ष की आयु से कम हो, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली कौन सी चाहिएगी, वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, गौर करें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में, अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। अब देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर इसमें अथवा यानी और कौन सी चाहिए होगी। इसके अलावा ये हो सकता है वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष महाधिवक्ता रहा हो, वकील के रूप में काम किया हो, महाधिवक्ता रहा हो, महाधिवक्ता रहा हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में उसने वकील का काम किया हो, 10 साल या फिर 5 साल न्यायाधीश रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी आप याद रखोगे। या फिर वो भारत के राष्ट्रपति की निगाहों में कानून का अच्छा विद्वाता हो, या फिर वह भारत के राष्ट्रपति की निगाहों में कानून का अच्छा ज्ञाता हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 125, आर्टिकल 125। इसमें क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से देय होंगे, संचित निधि से देय होंगे। तो आप याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारत की कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से देय होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 में क्या लिखा है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, तो आप याद रखोगे सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेगा, उसका कार्यभार संभालेगा। तो देखिए मैंने लिखा है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर छुट्टी पे हो तो उसकी अनुपस्थिति में अगला जो वरिष्ठतम ओल्ड मैन जो सबसे न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार को संभालेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 127,
इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 इसमें लिखा है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये क्या है तदर्थ न्यायाधीश, जिसको एडोक जज बोला जाता है। एडोक जज की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडोक जज। इसका मतलब ये है, देखिए तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा केस पेंडिंग में आ जाएं, यानी कि सुनवाई करने के लिए, और हाई उसके पास जज सारे के सारे बिजी हों, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, या तो किसी रिटायरमेंट जज को बुला लेगा या हाई कोर्ट में से किसी एक जज को सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, और जिस जज को बुलाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से सैलरी लेगा काम करने के लिए, कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर बुलाया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, तदर्थ न्यायाधीश। उसी को बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 128। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 128। आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट लाइन है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वकालत नहीं कर सकता। तो याद रखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता एक बार रिटायरमेंट होने के बावजूद। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर, जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्षेत्राधिकार का मतलब है जूरिसडिक्शन। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम लिखेंगे, सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे पहले मूल, या फिर इसी को बोला जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनिशियली जूरिसडिक्शन। इनिशियली जूरिसडिक्शन मैं सारे समझाऊंगा आपको, एक बार लिख देता हूं। नंबर 2 पे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलिएट जूरिसडिक्शन। इसके बाद नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं कौन सा है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। नंबर 5 पे हम पढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो मैं आपको बता दूं, एक बार इनके आर्टिकल लिख देता हूं। जो मूल क्षेत्राधिकार है, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, वो आर्टिकल 131 में है। वो आर्टिकल 131 में है। ये आर्टिकल 131 में है। अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है, ये आर्टिकल
132 में है। इसके बाद परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार है ये आर्टिकल 143 में है। इसके बाद अभिलेख जो न्यायालय है ये किस में है, आर्टिकल 129 में है। और इसके बाद जो न्यायिक पुनराविलोकन दे दिया फिर से, इसका जिक्र कहाँ कर दिया, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 37 में है। अब इनका मतलब क्या है वो गौर से समझ लीजिए। देखिए इनका मतलब क्या है, अब आपको मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनिशियली जूरिसडिक्शन, यानी कि शुरुआत में इसका सबसे पहली पावर ही क्या होती है। तो इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है इसका काम है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो उसको सोल्व आउट करना। तो याद रखेंगे आप, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सोल्व आउट करना, उस केस को कहा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। अब मान लीजिए कि नहीं दो राज्यों में किसी नदी या किसी नहर को लेकर विवाद हो जाए तो वो विवाद उन राज्य के हाई कोर्ट नहीं सुलझाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। इसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 132। अपील का मतलब ये है, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, आपको अगर कोई भी केस करना है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको पहले वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना हो पड़ेगा, उसके बाद आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी आम नागरिक सिर्फ एक रास्ता ऐसा है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। वो कैसे, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। इसके बाद लिखा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पढ़ा चुका हूं आपको आर्टिकल 143 में। तो याद करें आर्टिकल 143 में पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को कोई भी एडवाइस देगा, सलाह देगा, राष्ट्रपति को कोई परामर्श देगा, लेकिन राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। इसके बाद अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है अभिलेख न्यायालय। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या है ये गौर से सुन लीजिए मेरे पास। तो देखिए जो ये अभिलेख न्यायालय है इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे केस के ऊपर सुनवाई कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किसी केस पे सुनवाई करके उस केस को लिख के रख लेती है। एक प्रकार से रिकॉर्ड रखना ही अभिलेख कहलाता है। मान लीजिए इन फ्यूचर में कोई ऐसा ही केस सामने आ जाए, इन फ्यूचर में कोई ऐसा ही केस सामने आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पहले वाले केस को बेस मानकर, साक्षी मानकर उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले को लिख के रख सकता है और उसके आने वाले समय में उसको साक्षी मान सकता है। उसके ऊपर बोला जाता है अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, जो आर्टिकल 129 में है। इसके बाद है न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू। बार बार समझा चुका हूं और एक बार डेफिनेशन भी लिखवा चुका हूं आर्टिकल 13 में। कहां से लिया है, अमेरिका से, और ये आर्टिकल 13 में भी लिखवाया है और आर्टिकल 37 में भी बताया है। इसका मतलब फिर से बताता हूं, संसद का काम क्या है, कानून बनाना। अब मान लीजिए संसद के द्वारा बनाया गया कानून, संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, उस कानून की जांच करना और जरूरत पड़ने पर उस कानून को रद्द करना। ये काम ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये उसका न्यायिक पुनराविलोकन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 5 क्षेत्राधिकार हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन यानी पावर रखता है। तो आपको ये सारे के सारे यहां पर याद करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, तो मैंने पढ़ाया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में पहली बार भारत में एक फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय बनाया गया था। पूरा भारत का था इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, और ये अंग्रेजों ने बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में बना था। एक्ट में पढ़ा चुका हूं। और ये कहां बना था, कलकत्ता में बना था। इसके बाद मैंने बताया था इसमें जजों की संख्या कितनी है, 3+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 इसके उस समय क्या थे, अन्य न्यायाधीश। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उस संघीय न्यायालय को, उस समय के सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से उठा के दिल्ली ले आए। और दिल्ली उसने काम करना कब से शुरू किया था, 1937 से, यानी उसने काम करना शुरू किया कब से, 1937 से।
इसके बाद हम पढ़ते हैं 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दिल्ली में। तो जो आज वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना देश आज़ाद होने के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में, आज जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को बना था। उससे पहले वाला संघीय न्यायालय था। 1959 में सुप्रीम कोर्ट को, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को जो बना था, ये राष्ट्रपति भवन में काम करता था। तो हम पढ़ते हैं 1959 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन से ट्रांसफर करके इसको नई दिल्ली लेके आए। जो आज आपने बिल्डिंग देखी है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद लिखा है मूल रूप से जजों की संख्या 8 थी। इसका मतलब ये है जब सुप्रीम कोर्ट बना था, वर्तमान यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय के बाद में जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट था, तो सबसे पहले मूल का मतलब इनिशियली प्रारंभिक, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 8 थी। तो ये भी आप याद रखोगे। आज़ादी के बाद मूल रूप का मतलब है जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हाँ, ये जजों की संख्या कैसे कैसे करके बढ़ाई गई। 1956 में जजों की संख्या को 8 से बढ़ाकर फिर 10 कर दिया गया। उसके बाद 1960 में 10 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया। उसके बाद 1978 में 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। उसके बाद 1986 में 18 से बढ़ाकर 26 कर दी जजों की संख्या। फिर 2005 में 26 से बढ़ाकर 30 + 1 1 यानी 31 कर दी गई। और 2019 में बढ़ाई थी, जो आज वर्तमान में भी है, 31 से बढ़ाकर कितनी की, 34। तो आज वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, 34 है। या आपके एग्जाम में 33 + 1 लिखा होगा या 34। आपको सिर्फ 3 ही कंडीशन याद रखनी है। एक तो शुरुआत में 1773 में बना था जब जजों की संख्या 4 थी। मूल रूप से यानी संविधान लागू होने के बाद में 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, 33 + 1 यानी कि 34 है। ये आप लोगों को डाटा याद रखना पड़ेगा, किसका, वर्तमान का। अब देखिए आर्टिकल 124, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 124 में क्या है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो न्यायाधीश की योग्यता है, 1 मिनट। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या क्या चाहिएगी। तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल जायज़ बात है। वह 65 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए, याद रखें 65 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी क्वालिफिकेशन, वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 साल जज के रूप में रहा हो, न्यायाधीश के रूप में रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अथवा में क्या है, वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष वकील के तौर पर रहा हो, महाधिवक्ता रहा हो। या तो वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 साल जज रहा हो, या फिर 10 साल वकील का काम किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति की निगाहों में वो कानून का अच्छा विद्वाता हो, अच्छा विद्वान हो। इसके बाद आर्टिकल 125 है। आर्टिकल 125 में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते संचित निधि के ऊपर भारी होंगे, संचित निधि से देय होंगे। इसके बाद लिखा है आर्टिकल 126, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, गौर करें जब मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे होगा तो अगला वरिष्ठतम, अगला ओल्डमैन जो न्यायाधीश है वो उसका कार्यभार संभालेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट के पास केस ज़्यादा हो या काम ज़्यादा हो तो वो किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कुछ दिन के लिए काम पे बुला सकता है, या हाई कोर्ट से एक न्यायाधीश को उठा के बुला सकते हैं। जब तक वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, एडोक जज के रूप में काम करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हिसाब से सैलरी लेगा, उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहा गया है। इसके बाद लिखा गया है आर्टिकल 128, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मैंने आप लोगों को बताया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद सुलझाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब हर एक नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। परामर्शदात्री यानी वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। अभिलेख न्यायालय यानी वो किसी भी केस को लिख के रख सकता है, इन फ्यूचर उसको साक्षी मान के
वो उस पर काम कर सकता है। रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, न्यायिक पुनराविलोकन बताया था, संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो ये क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करके उसे रद्द भी कर सकता है। ये सारे इनके आर्टिकल हैं जो इनके अंदर गिवन है। तो आज की जो क्लास है वो रखेंगे हम यहीं तक, बाकी पढ़ते हैं हमारी आने वाली क्लास के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आने वाली जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ सरकार का अंतिम पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय।